नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। भई गति सांप छछूंदर केरी एक लोकोक्ति है जो ऐसे लोगों के लिए कही गई है जो दुविधा में होते हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं। रामचरितमानस विवाद को अगर देखा जाए तो उसमें अखिलेश यादव की स्थिति भी ऐसी ही हो गई है। इसको अगर हम सिलसिलेवार समझें तो समझ पाएंगे कि किस तरीके से वो एक फैसला लेने में असमर्थ हैं कि वो रामचरितमानस के पक्ष में खड़े हों या स्वामी प्रसाद मौर्य की पक्ष में खड़े हों। कभी उनको लगता है कि इस बहाने जो जाति की बात की गई है वो उनके लिए लाभदायक होगी, कभी उनको लगता है कि रामचरितमानस की आलोचना से बृहद जो हिंदू समाज है उसमें बहुत सारी पिछड़ी और दलित जातियां भी ऐसी हैं जो रामचरितमानस पे पूरा भरोसा करती हैं, पूरा उस पर विश्वास करती हैं, तो ऐसे लोग उनसे नाराज भी हो रहे हैं। केवल लोग ही नहीं, वही लोग नहीं जो कि पार्टी के बाहर हैं, पार्टी के अंदर भी एक द्वंद्व है और उस द्वंद्व में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हैं, उनकी इस विचार बातों के खिलाफ हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम इसको आपके सामने रखते हैं। जिस समय रामचरितमानस की आलोचना किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसके दूसरे ही दिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने कहा कि ये जो मुद्दा है ये स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत उनकी राय है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने हालांकि अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि राम और कृष्ण उनके भगवान हैं और वो उन्हीं के आदर्शों पर चलते हैं। शिवपाल यादव के बाद जब पार्टी की तरफ से एक बयान आता है वो रविदास मल्होत्रा की तरफ से आता है। रविदास मल्होत्रा समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, विधायक हैं और अभी राजस्थान में उनको समाजवादी पार्टी का प्रभारी बनाया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि रविदास मल्होत्रा की जो बात है वो कितनी वजनदार रही होगी। रविदास मल्होत्रा ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है ये उनका अपना निजी बयान है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इससे सहमत नहीं है। इस बयान के बाद ये माना गया कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य की बात से सहमत नहीं है और हो सकता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन मिले। लेकिन फिर एक बार उनका दुविधा की स्थिति उत्पन्न हुई होगी और वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में खड़े हो गए। पक्ष में खड़े होते ही स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का महासचिव बना दिया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एक बैनर लगता है जिसमें कहा गया कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और जो कुछ और पिछड़ी जाति के ऐसे नेता थे जैसे प्रजापति और कुम्हार जाति के कुछ नेता, जिन्होंने रामचरितमानस की दूसरी जो पंक्तियां हैं जो तेली और कुम्हार को लेकर कही गई हैं उस पर भी आपत्ति उठाई। तो इस तरीके से ये माना गया कि भाई अखिलेश यादव जो पहले सोच रहे थे कि रामचरितमानस की आलोचना करना सही नहीं है, अब वो मानते हैं कि रामचरितमानस की आलोचना सही है और इस बहाने वो पिछड़ी जातियों को एकजुट कर सकते हैं। अखिलेश यादव का एक और कदम आगे बढ़ा कि उन्होंने प्रदेश में पिछड़ी जातियों की जनगणना की बात की। पिछड़ी जातियों की जनगणना की जब बात होगी तो दूर तक जाएगी और उसमें एक बार मंडल का जिक्र भी आएगा। मंडल के लागू होने के बाद जो पिछड़ी जातियों का सबसे अधिक लाभ था, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक, वो किन लोगों को गया और क्यों गया, इस पे भी चर्चा होगी। और शायद ये जो बात है ये अखिलेश यादव के लिए दोधारी तलवार साबित होगी। इस विषय पर हम व्यापक रूप से किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम रामचरितमानस पे हैं, तो फिर वो रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े दिखाई दिए। उससे स्वामी प्रसाद मौर्य का हौसला बढ़ा और उनके समर्थकों ने आगे बढ़ते हुए रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी, जलाई और एक आलोचना को नए शिखर पर ले जाने की कोशिश की। शिखर ऐसा था कि जहां रामचरितमानस की आलोचना होते होते हिंदू धर्म की आलोचना होने लगी और हिंदू धर्म की आलोचना का सहारा लेते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो तमाम संत और महंत हैं उनके ऊपर टिप्पणियां की। टिप्पणियों तक बात रहती तो भी एक बार समझा जा सकता था कि चुनाव है, नेता हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसके
होटल ताज में एक शिखर सम्मेलन हो रहा था और उस शिखर सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य अयोध्या के संत महंत राजूदास भी थे और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़ा मतलब मार पिटाई हो जाती है। अब आप सोचिए कि कितना मन में गुस्सा भरा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य के इन हिंदू समाज के जो संत महंत थे उनको लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन पे भालों से हमला हुआ, तलवार से हमला हुआ, लेकिन इस भाले और तलवार के हमले में ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई चोट लगी और ना ही वहाँ के सीसीटीवी में कोई ऐसी चीज़ें कवर हुई जिससे लगता है कि निश्चित तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक मनगढ़ंत बात बताई और उस पर आगे बढ़े। राजूदास, जो महंत राजूदास है अयोध्या के, वो हनुमानगढ़ी के महंत हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना होगा कि हनुमानगढ़ी और अयोध्या में जो महंत हैं वो किन जातियों के हैं। 80 से 90% जो महंत हैं वो पिछड़ी जातियों के हैं और उनमें भी यादव जाति के लोगों का बाहुल्य है। खुद जो राजूदास हैं वो भी पिछड़ी जाति के हैं और यादव हैं। अब समस्या यहाँ पे खड़ी होती है कि समाजवादी पार्टी एक तरफ ये कहती है कि वो पिछड़ी जातियों के साथ है और दूसरी तरफ उन्हीं पिछड़ी जातियों के साधु संतों पे हमला होता है तो वो चुप रहती है। एक और जो तथ्य है जो दिखाई देगा कि किस तरीके से दुविधा में अखिलेश यादव हैं, वो है कि जिन लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया कि उन्होंने सही नहीं दिया, उसमें भी उन्होंने दो आंख करने का काम किया। दो आंख करने का काम ये किया है कि एक जैसा फैसला नहीं है, फैसले में भी जो पक्षपात है वो दिखता है। किस तरीके का है? स्वामी प्रसाद की आलोचना करने वालों में बड़ा नाम है मनोज पांडे का। मनोज पांडे पार्टी के बड़े नेता हैं, विधानमंडल दल में मुख्य सचेतक हैं। और दूसरा एक नाम है पवन पांडे का। पवन पांडे भी अयोध्या के विधायक रहे हैं और अयोध्या में वो पार्टी का चेहरा रहे हैं। इन दोनों के साथ ही साथ राकेश प्रताप सिंह, इन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की आलोचना की और खुलकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये नहीं कहना चाहिए था। इसके साथ ही साथ दो छोटे नेता, जिनको कह सकते हैं कि इन नेताओं के मुकाबले वो इतने बड़े कद्दावर नहीं थे समाजवादी पार्टी में। एक महिला आगरा से हैं, रोली तिवारी, और दूसरी डॉक्टर ऋचा सिंह इलाहाबाद से। अब समाजवादी पार्टी का पक्षपात देखिए। एक तरफ तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर है कि भाई रामचरितमानस में पिछड़ों के साथ साथ महिलाओं के बारे में भी गलत कहा गया है और वो महिलाओं की पक्षधर है, महिलाओं को जगाना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हम 97% लोगों की बात कर रहे हैं। 97% में उन्होंने पूरी महिलाओं को भी जोड़ लिया है और पिछड़े, दलित, मुस्लिम ये तो हैं ही हैं उनके साथ में। पक्षपात करती है समाजवादी पार्टी कि रोली तिवारी और डॉक्टर ऋचा सिंह को पार्टी से बाहर कर देती है, लेकिन यहीं पे वो पवन पांडे, मनोज पांडे और राकेश प्रताप, इनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती है। यही वो पक्षपात है जो महिलाओं के साथ हुआ और स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हम महिलाओं के न्याय की बात करेंगे। तो ये जो दुविधा है अखिलेश यादव की, वो आप समझ सकते हैं। इसके बाद जब ये लड़ाई हो जाती है राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच, तो फिर एक बार पार्टी फोरम पे ये बात होती है कि नहीं, हमें धर्म के मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए। राम गोपाल यादव जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी ये कहा कि धर्म के मामलों में राजनीतिक दलों के लोगों को नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद ये समझा गया कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अपने कदम वापस ले, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपना क्लियर स्टैंड सामने नहीं किया है। उनके जो पत्रकार हैं, जो उनके समर्थक पत्रकार हैं, जिनको अखिलेशवादी भी कहा जाता है, कई अफसर हैं और कई नेता हैं। तो यहाँ पे जो अखिलेशवादी पत्रकार हैं वो बीच बीच में हिंट देते रहते हैं कि नहीं, अखिलेश यादव इस बात को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य से बहुत नाराज़ हैं और अब उन्होंने ये कदम उठा लिया। लेकिन पार्टी की तरफ से नाराज़गी के खिलाफ कोई बयान नहीं आया। ये सूचना आ रही है कि जो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर तमाम होर्डिंग लगे थे रामचरितमानस विरोध के या पिछड़ी जातियों के, उनको हटाने के लिए कहा गया है और पार्टी के नेताओं से कहा गया कि वो धर्म के मुद्दे पर न बोलें। दुविधा की स्थिति अखिलेश यादव में क्यों है? क्योंकि उनके पास समर्थक ऐसे हैं,
खास तौर पे सलाहकार ऐसे हैं जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से अधिक अपना हित चाहते हैं। इनमें 3 तरीके के लोग हैं। एक रिटायर्ड IAS अफसर हैं, IPS अफसर हैं, वो जुड़े हुए हैं। उनको लगता है कि जब अखिलेश की सरकार आएगी तो उनका वर्चस्व बढ़ेगा। दूसरे कुछ पत्रकार हैं जिनको अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल में रहते हुए 2017 तक, 2012 से और 2017 तक जो उनका कार्यकाल था उसमें उन्होंने उनको उपकृत किया था, वो अभी उनके साथ हैं और उनके कार्यक्रमों की फंडिंग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग करते हैं। लिहाजा वो अखिलेश यादव के समर्थक हैं और उनके सलाहकार हैं। अखिलेश यादव के पास सच्चे और अच्छे इन सलाहकारों की कमी है। किसी भी नेता के पास जब ऐसे सलाहकारों की कमी होती है तो वो दुविधा की स्थिति में होता है और वो फैसला लेने में चूकता है, जिसके वजह से उसकी स्थिति सांप छछूंदर वाली हो जाती है। अखिलेश यादव के एक बहुत करीबी हैं उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह के बारे में समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन था उससे बाहर हुए ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि उदयवीर सिंह ऐसे नेता हैं जो अपनी जाति के भी नेता नहीं है और अगर वो अपनी जाति के 1000 लोगों का सम्मेलन बुला ले तो समझिए बड़ी बात है, और कभी भी वो डायरेक्ट चुनाव जीत के नहीं आ सकते, MLC ही बन सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर पिछले चुनाव में अखिलेश यादव के साथ थे, लिहाजा उनकी बात को कमज़ोर करके आंका नहीं जा सकता। उनकी बात को समझा जा सकता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अंदर इस बात को समझा होगा। तो ये चूँकि सलाहकारों की कमी है, इसी वजह से अखिलेश यादव कोई ऐसा कदम नहीं उठा पाते हैं जिसमें कि वो ठोस हो और उस पर वो टिके हों। अगर 2012 में जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने एक भरी पूरी मजबूत पार्टी जो बहुमत से उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही थी वो उनको सौंपी थी। लेकिन 5 साल में ही अखिलेश यादव ने उस पार्टी का क्या किया? जो उनके खुद पिता थे मुलायम सिंह, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया, खुद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। चाचा शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर कर दिया, पार्टी का विभाजन हो गया और 2017 का विधानसभा चुनाव वो बुरी तरीके से हार गए। हारने के बाद भी अखिलेश यादव ने खुद में कोई जिम्मेदारी नहीं ली। उनके लोगों ने कहा कि आप हारे नहीं, हराए गए हैं। हराए किसके द्वारा गए? EVM के द्वारा। तो सारा गुस्सा फूटा EVM पर और उसके बाद परिवार पे, कि परिवार पे विघटन नहीं हुआ होता तो अखिलेश यादव चुनाव नहीं हारते। 2017 के बाद लोकसभा चुनाव 2019 आता है, जबकि 17 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ तालमेल करके लड़े थे। 2019 का जब लोकसभा चुनाव आता है तो अखिलेश यादव ने कट्टर विरोधी समाजवादी पार्टी की मायावती के साथ तालमेल किया और ये कहा गया कि जब दलित और पिछड़े एक साथ हो गए तो उत्तर प्रदेश में फिर और किसी के लिए मैदान बचता नहीं है। लेकिन जब फैसला आया तो अखिलेश यादव को भी कोई लाभ नहीं हुआ और मायावती को थोड़ा बहुत लाभ हुआ। इसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव आया, जिसमें एक बार फिर उनके समर्थकों ने कहा कि निश्चित तौर पे अखिलेश यादव की सरकार बन रही है, शपथ ग्रहण कर रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि विभागों का बंटवारा भी हो गया था, कौन अफसर कहाँ तैनात रहेगा ये भी तय हो गया था और तमाम अखिलेश यादव के समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया था कि जिन लोगों ने 2017 से 22 तक समाजवादी पार्टी का विरोध किया है उनसे बदला लिया जाएगा और बिना बदला लिए उनका तबादला नहीं किया जाएगा। बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की। तो ऐसी धमकियां भी दी जाने लगी थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो अखिलेश यादव बहुमत से बहुत दूर थे और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद भी अभी चुनाव का विश्लेषण जब हुआ तब भी सही तरीके से विश्लेषण नहीं किया गया और यही कहा गया कि आप फिर एक बार हारे नहीं, हराए गए हैं और कई वो जो विधानसभा सीटें थी उनके 20-20 हज़ार वोट जो है वो निर्वाचन आयोग ने काट दिए। निर्वाचन आयोग ने नोटिस दिया, उसका जवाब अखिलेश यादव नहीं दे पाए। इस तरीके से देखें तो ये जब आपके पास अपने समर्थकों की कमी होती है, सच्चे सलाहकारों की कमी, सलाहकार तो बहुत हैं जो अपने लाभ के लिए सलाह देते हैं, लेकिन जो सच्ची सलाह दें, जैसे भारतीय जनता पार्टी की मुख्य ताकत वो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और उनका जो काडर है वो भारतीय जनता पार्टी को निष्पक्ष सलाह देता है और ताकत देता है। इस सलाह और ताकत पर ही भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है। लेकिन लोग ये बात नहीं समझते। उनको लगता है कि संगठन और सलाहकार वो हों जो कम से कम आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। निंदक नियरे राखिए वाली जो कहावत है, अगर इसको नेता समझ लेंगे तो शायद उनके जीवन में भला होगा, वो आगे तरक्की कर सकेंगे। और जब तक चापलूस साथियों से घिरे रहेंगे तब तक उनकी गति सांप छछूंदर की होगी, इसके ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सही सलाह नहीं देंगे और नतीजे आप हर जगह फंसते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। आपको हमारी बात कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद।